नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नशा रौतेला। तो बड़ी जानकारी से इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु और बंगाल में मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें कि बंगाल में पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है। बंगाल के 16 जिलों की 152 सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है और बंगाल में पहले चरण में 1468 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। तमिलनाडु की अगर बात कर ली जाए तो तमिलनाडु में फर्स्ट फेज में ही ये वोटिंग हो रही है और सुबह 9 बजे तक बंगाल में करीब 19% मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर वोटिंग जारी है और इसी के साथ दार्जिलिंग में 18.80% और अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की खासकर तो मालदा में 16.96%, अलीपुर द्वार में 17.70% मतदान हुआ है। कूच बिहार की अब बात करें तो 17.56% यहां मतदान हुआ है। जलपाईगुड़ी की अगर बात कर ली जाए तो 18.50% मतदान हुआ है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो सभी 234 सीटों पर यहां पर वोटिंग जारी है, यानी कि क्योंकि यहां पर जो है फर्स्ट फेज में वोटिंग हो रही है और सभी की सभी जो 234 विधानसभा सीटें हैं वहां पर अभी इस पर वोटिंग जारी है। तमिलनाडु में 9 बजे तक अगर ये देखें कि कितना वोटिंग परसेंटेज है तो 17.69% वोटिंग अभी तक हुई है। तो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है, जहां बंगाल में पहले चरण के तहत 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और 1468 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। सुबह 9 बजे तक बंगाल में करीब 19% मतदान दर्ज हुआ है, जिसमें दार्जिलिंग 18.80% और कलिम्पोंग में 18.474%, मालदा में 16.96%, अलीपुरद्वार में 17.70%। वहीं कूच बिहार की अगर बात कर ली जाए तो 17.56% यहां पर वोटिंग हुई है। जलपाईगुड़ी की अगर बात कर ली जाए तो 18.50% वोटिंग हुई है। वहीं अब बात तमिलनाडु की कर लेते हैं तो तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर यानी कि एक ही फेज में यहां चुनाव हो रहा है, जहां सुबह 9 बजे तक का हम पूरा आंकड़ा आपको दे रहे हैं कि तमिलनाडु में सुबह 9 बजे तक 17.69% मतदान दर्ज किया जा चुका है। तो पश्चिम बंगाल की देखिए अगर बात करें काफी दिलचस्प है, क्योंकि यहां जो सीधी टक्कर है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच है और बीजेपी ने इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पूरी ताकत जो है पश्चिम बंगाल में झोंक दी है। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और इसी के साथ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव सुबह 7 बजे से जारी है। पश्चिम बंगाल की सीटों की अगर बात कर ली जाए तो यहां 294 सीटें हैं। जिलों की बात कर ली जाए तो 23 जिले हैं और इसी के साथ पश्चिम बंगाल के 2021 का चुनाव जो था उसका रिजल्ट यानी कि सीट 213, ये टीएमसी की सीटें हम आपको बता रहे हैं कि जो रिजल्ट आया था 213 सीटें टीएमसी के पास थी उस समय। और बीजेपी की बात कर ली जाए तो जो बीजेपी के पास जो सीटें आई थी वो 77 सीटें आई थी और वोट प्रतिशत था 38%। तो देखिए ये पूरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। अन्य की अगर बात कर ली जाए तो उसके खाते में 2 सीटें आई थी और वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 10% वोट प्रतिशत अन्य का बना हुआ है। और इसी के साथ पश्चिम बंगाल 23 जिले, सीटें 294, जनरल की अगर बात कर ली जाए 210, एससी की 68, एसटी की 16। और अब आपको वोटर्स भी हम दिखा रहे हैं कि कितने महिला वोटर हैं, कितने पुरुष वोटर हैं और इसी के साथ फर्स्ट टाइम वोटर्स की भी लिस्ट आपके सामने है। इसी के साथ टीएमसी के साथ हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम है। अब इस पूरे ग्राफिक्स को आप समझिए, इससे आपको समझ में आएगा कि 2016 की अगर हम बात कर लें या फिर 2019 की बात कर लें या 2021 की हम बात कर ली जाए तो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कितना मुस्लिम का वोट टीएमसी को मिला है और कितना बीजेपी का वोट जो है जो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो उसे बीजेपी को वो वोट मिला है। तो ये पूरा ग्राफिक्स के जरिए विधानसभा चुनाव 2016 में देखिए टीएमसी के पास हिंदू का 43% वोट परसेंटेज था, मुस्लिम का 51% था। बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो हिंदू का 12% और मुस्लिम का 6%। ये मैं कब की बात कर रही हूं, 2016 की मैं बात कर रही हूं। अब जरा लोकसभा चुनाव में आइए, 2019 की अगर बात कर लें तो उस समय हिंदू कितने सपोर्ट में थे टीएमसी के, 32% हिंदू टीएमसी के सपोर्ट में थे। वहीं अगर अब बात कर ली जाए कि मुस्लिम कितने सपोर्ट में थे तो 70% जो मुस्लिम थे उन्होंने टीएमसी को वोट किया है। अब जरा बीजेपी वाले ग्राफिक्स में आइए कि बीजेपी में
अगर बात कर ली जाए तो 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो हिंदू के वोट परसेंटेज की अगर बात कर ली जाए तो 57% लोग ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी को वोट किया था। लेकिन मुस्लिम की अगर बात कर ली जाए, बहुत कम आंकड़ा यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 4%, केवल 4% मुस्लिम जो है उन्होंने बीजेपी को वोट किया था। अब जरा विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, 2021 की अगर हम बात करें, तो यहां टीएमसी का आंकड़ा देखिए कि हिंदू कितने सपोर्ट में थे, 39%। और इसी के साथ अगर हम मुस्लिम की बात करें, 75% जो मुस्लिम थे उन्होंने टीएमसी को वोट किया था। अब बीजेपी वाले कॉर्नर में आइए, जहां पर आपको दिखेगा कि 50% हिंदू जो है बीजेपी के पक्ष में उन्होंने वोट किया। लेकिन वहीं अगर हम मुस्लिम की बात कर ली जाए कि आखिर कितने मुस्लिम लोगों ने, कितने परसेंटेज मुस्लिम लोगों ने बीजेपी को वोट किया, तो 7%। कुल मिलाकर इसमें आप साफ तौर पर इस चीज को देख सकते हैं कि जो टीएमसी है उसे अभी तक 2021 तक की मैं बात कर रही हूं, अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज मुस्लिम की तरफ से मिला है। आप देखिए 51 की अगर मैं बात करूं, 51%। 2016 की बात अगर मैं करूं तो मुस्लिम का बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज है, लेकिन बीजेपी में वो वोटिंग परसेंटेज आपको नहीं दिखेगा। 2019 की भी अगर मैं बात कर लूं तो 19 में भी आप देखिए 70% मुस्लिम क्या कहते हैं आपको टीएमसी में नजर आएंगे, और उसी के साथ 2021 में 75% मुस्लिम। तो कुल मिलाकर मुस्लिमों का एक भरपूर साथ जो है टीएमसी को मिलता हुआ नजर आएगा और नजर आया है। और अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या ये मुस्लिम वोट यूं ही बरकरार रहता है या नहीं। चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और तमाम चर्चा के साथ अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। अजय जी, सबसे पहले मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लूंगी, क्योंकि आज देखिए तमिलनाडु की बात कर ली जाए या फिर पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं, तमिलनाडु की तो पूरी सीटों पर 234 सीटों पर वोटिंग जारी है, और अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो 152 सीटों पर फर्स्ट फेज पर यहां पर वोटिंग हो रही है। क्या कहेंगे? एक फर्स्ट जो है मैं रिएक्शन सभी से लूंगी, जितने भी गेस्ट इस वक्त में। जो है बहुत साफ दिख रहा है, जैसा ये दिख रहा था लोग कह रहे थे कि टीएमसी बहुत अच्छे उससे जीत जाएगी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लहर चल रही है। बीजेपी के टीएमसी की किसी की भी लहर नहीं है। दूसरी बात है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये सच है, परंतु वहाँ पे काफ़ी मतदाता मजबूर है। इतिहास में पहली बार बंगाल में लगभग 90% मतदान मुस्लिम का टीएमसी के साथ होने जा रहा है। अभी तक मुस्लिम जो था वो 70, 75 या 80 के लगभग परसेंटेज वोट देता था। इस बार जो मुस्लिम है वो 90% मतदान करेगा, मतलब इस बार और बढ़ चढ़ कर कर रहा है। दूसरी हाँ, उसका रीजन आपको बता रहा है। उसका रीजन ये है कि खास तौर से मुस्लिम समाज का ये रहा शुरू से, जो बीजेपी से फाइट कर रहा हो, वो जीते या ना जीते मगर बीजेपी से फाइट करे, वो मुस्लिम उन्हीं को देता रहा है जो भी बीजेपी के अगेंस्ट में रहा। अब इस समय मजबूरी उनकी यह है कि बीजेपी उनके बांग्लादेशियों को बाहर करने के लिए, मुस्लिम की जहाँ पे मनमानी चलती थी उनका बीजेपी सड़कों पे विरोध कर रही। ये सच है कि टीएमसी की सरकार में मुस्लिम्स का, खास तौर से बांग्लादेशियों का, वहाँ पे बहुत संरक्षण मिला। यही नहीं, ममता बनर्जी ने खुद कहा जो भी आ जाएगा मैं उसको बाकायदे कार्ड बनाऊंगी, हर तरह की सुविधा दूंगी। ये ममता बनर्जी ने कहा, ओपनली कहा, और खुल करके सपोर्ट कर रहा है। हकीकत यह है कि आसाम में, बंगाल में, आसाम में भी इसके पहले फखरुद्दीन अली अहमद जैसे राष्ट्रपति जो थे उन्होंने ओपनली बांग्लादेश का सपोर्ट किया था। बांग्लादेश, उसके बल पे कांग्रेस जीत के आई थी। आज बांग्लादेशी वोट इतना बड़ा हो गया कि दिल्ली में केजरीवाल जैसे लोगों ने बाकायदे उसके प्रूफ हुए कि उनको बैग दिए गए, पर्स दिए गए, सब सुविधाएं। ये पैकेज यहाँ भी दिया गया। उस दूसरी बात क्या है कि आपको बताना ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि हिंदुस्तान में शिया मुस्लिम जो था वो बीजेपी को वोट देता था। अटल बिहारी वाजपेयी का जीतने की बजाय, लखनऊ में राजनाथ सिंह के जीतने की बजाय ये शिया वोट उनको देता है। ये बात कल्याण सिंह जब हट गए पार्टी से तब उन्होंने कहा कि मुझे आज मालूम हुआ। ये बात अटल जी को मालूम थी। इस बार शिया हजरात का एक वोट भी नहीं जा रहा है बीजेपी को। मिटिया बुरुज, कलकत्ता, हावड़ा, मिदनापुर, कई जगह शिया हजरात बहुत है। वो लगभग 15% वोट ममता बनर्जी को ब्लाइंड जा रहा है। तीसरी क्या है, हुमायूं कबीर और ओवैसी, वहाँ पे काफ़ी कुछ आपको बताना है, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, पैसे का कलेक्शन किया। एक रिकॉर्डिंग आ गई जिसमें ये कहा गया 1000 करोड़ रुपया बीजेपी ने दिया था। हालांकि 1000 करोड़ रुपए वाली बात जो है ये बाउंस भी होती है। 1000 करोड़ रुपया हुमायूं कबीर को नहीं दिया जा सकता, बहुत बड़ा अमाउंट। बिल्कुल बिल्कुल। 1000 करोड़ रुपया बीजेपी खर्च करके आपको बतलाना है
लगभग 40 सीटें जीत सकती है अगर वहाँ पे खर्च कर दे। बिल्कुल। तो ये चीज़ तो, मगर वो चीज़ इस तरह से लीक किस तरह से की गई, या उसमें हो सकता है कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो, ट्रिक फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो, परंतु उसका भी असर पड़ा। तीसरी आपको बता रहे हैं, मुस्लिम के सामने वहाँ समस्या है, बांग्लादेशियों के सामने समस्या ये है कि बांग्लादेशी स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो हमको ये लोग बाउंड्री से बाहर निकाल देंगे हिंदुस्तान सीमा। आपको बता रहे हैं, मैंने बंगाल पे रिपोर्टिंग की है। हाँ। आज से काफ़ी साल पहले वहाँ कोई बाउंड्री नहीं थी। लोग मैच जब होता था, फुटबॉल मैच को, यहाँ से पत्रकार जाते थे, कितने लोग, 15 लोग अंदर गए, आ गए। कई रास्ते ऐसे थे कि तमाम जगह यही नहीं पता चलता था हम बांग्लादेश में या हिंदुस्तान में। पता चला घर का एक कमरा उधर है हिंदुस्तान में, दूसरा उधर, उसके आगे चलिए फिर बांग्लादेश की सीमा, फिर दूसरी सीमा। मोदी ने वहाँ पे सीमा बांट दी, उसमें बाढ़ बन गए। कैसे बना, बहुत ताजुब। हिंदुस्तान की और बांग्लादेश की बाकायदे समझौते। इसका भी असर हिंदू मतदाताओं में पड़ा है। पहली बार हिंदू मतदाता भी कट्टर रूप से भाजपाई हुआ परसेंटेज, मगर ऐसा नहीं कि पूरा। वहाँ जो दलित बहुल सीट है वहाँ पे बीजेपी लीड कर रही है सब जगह। ताजुब यह है कि बीजेपी के साथ वहाँ 2 जातियां परमानेंट है, वाल्मीकि समाज, मतुआ समाज बहुत है वो। और ठीक है अजय जी, आपके पास मैं आऊंगी और बात इसके बाद हॉट सीट्स की भी हम करेंगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक पांडे जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आलोक जी, सबसे पहले तो मैं एक रिएक्शन लूंगी क्योंकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इस वक्त वोटिंग जारी है, क्या कहेंगे? देखिए, अजय जी ने जो कहा उनका अपना विश्लेषण है और वो बात भी तथ्यात्मक रूप से सही हो सकती है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस बार बंगाल परिवर्तन के लिए चुनाव, बंगाल हमेशा परिवर्तन के लिए फिर वोट करता है बड़ी मात्रा में। इस बार बंगाल परिवर्तन के लिए वोट करेगा। मुस्लिम वोट 90-20 मिले, हिंदू बीजेपी हिंदू वोट के लिए कंसोलिडेट करती है और 2011 की जनगणना के उससे 27.5% मुसलमान है, अपने सूत्रों के साथ 30% मुसलमान है। तो 70% पॉपुलेशन में अगर भारतीय जनता पार्टी 57% तो वोट पा चुकी 2019 में, अगर वो उससे 7-8% वोट अपग्रेड कर लेती है तो मुसलमान 90% वोट दे या 92% वोट दे। तो मुस्लिम जो है कि मुसलमान तय करेंगे कि कौन सी सरकार बनेगी, ये बात भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खत्म कर चुकी है। अब बंगाल में भी वो खत्म करने की स्थिति में है, असम में वो खत्म कर चुकी है। 33-35% मुसलमान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार जीत चुकी है, तीसरी बार भी जीतने की संभावना है। तो मुस्लिम वीटोइज्म इस बार मुझे ऐसा लगता है बंगाल से और इस फर्स्ट फेज से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत किला है वो नॉर्थ बंगाल। तो जो ये फर्स्ट फेज में चुनाव हो रहा है, इसमें मेरा अपना अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी 100+ सीटें नॉर्थ फेज से ही निकालेगी। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को वहां सरकार बनाने की स्थिति में आना, देखिए इतिहास किसी का बहुत मजबूत हो, इससे उसका भविष्य भी मजबूत होगा। ये बात बहुत जगहों पर लागू नहीं होती, जैसे क्रिकेट पे लागू नहीं होती। कि सचिन के पास बहुत सारे रिकॉर्ड थे, लेकिन उसके नया खिलाड़ी आए हैं ना, ये तो नहीं कि सचिन हमेशा क्रिकेट में बने रहे, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा शतक है, इतने अर्धशतक है, इतने 1000 रन बनाए, तो सचिन हमेशा क्रिकेट में रहेंगे, दूसरा नया आएगा ही नहीं। इस लॉजिक से कि ममता बनर्जी पिछली बार बहुत अच्छा कर रही थी, इसीलिए इस बार आएगी, ऐसे लॉजिक के हिसाब से तो कांग्रेस को कभी हारना ही नहीं चाहिए। असम में बीजेपी को कभी आना ही नहीं चाहिए, त्रिपुरा में बीजेपी कभी आती ही नहीं। तो मेरा अपना मानना है कि वो समय आ गया है, अगर इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जैसे 2011 में केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर के फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया और ममता बनर्जी आई, उसी तरीके से 2026 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हुआ, अगर भय नहीं बन पाया ममता बनर्जी का, तो इस बार ममता बनर्जी का जो राजनीतिक शक्ति है वो छीन होने जा रही है। ममता बनर्जी मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं में सबसे कमजोर स्थिति में है। पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से तो ममता बनर्जी ही जीत रही है, लेकिन मेरा अपना राजनीतिक जो समझ कहती है कि ममता बनर्जी बहुत कमजोर स्थिति में है। इवन देन सर्वोच्च न्यायालय तक को यह कहना पड़ा कि आप उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे भी चलने वाले, डेमोक्रेसी को, केंद्र राज्य संबंधों को खत्म करने वाले, तोड़ने वाली, अराजकता पैदा करने वाली अगर कोई महिला इसमें मुख्यमंत्री है या कोई मुख्यमंत्री है भारत में, तो ममता बनर्जी है। तो इसलिए ममता बनर्जी को
अब ये देखना है कि मुख्यमंत्री रहते हुए ये फेस करनी है या एक्स सीएम होकर के ये जो उनको सजा भुगतनी पड़ेगी, जो उन्होंने कृत्य किए थे ईडी के साथ में, सबूत चोरी करके ले गए, उठा करके ले गई, और उसके साथ उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। बंगाल की जनता अभी तय करेगी कि वो सीएम रहते हुए वो पूरा वक्त फेस करेंगी या एक्स सीएम होकर के। मैं एफएम न्यूज में कहने की हिम्मत रख पा रहा हूं कि ममता बनर्जी एक्स सीएम होकर के ही फेस करेंगे। सबसे कमजोर पिच पर इस बार ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है इस बार ममता बनर्जी को बंगाल की जनता मुख्यमंत्री पद से हटाने जा रही है। ठीक है सर। अजय जी, अभी आपने सुना होगा आलोक जी को, वो तो कह रहे हैं मुझे ममता बनर्जी बहुत कमजोर लग रही है, उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, और केवल नॉर्थ की वो बात कर रही थे कि नॉर्थ में ही 100+ सीटें जो है बीजेपी निकालने जा रही है। देखिए, आपको बता रहे नॉर्थ के खासतौर दार्जिलिंग वगैरह की टोटल सीटें बीजेपी जीतेगी, टोटल जीते, मुश्किल से एक सीट लूज कर सकती है, वो भी संभावना नहीं है। और इस बार बीजेपी कलकत्ता क्षेत्र पे भी मजबूत है, मगर समस्या वहाँ ये हुई कि 21 मार्च को इन लोगों ने सभी दलों ने मीटिंग की। इसके बाद आपको बताना 13 अप्रैल को मीटिंग की सभी दलों ने, बोले कि अगर ये सरकार, तो उसमें तमाम लोगों का दबाव रहा कि अगर बीजेपी बंगाल में जीत गई तो पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का परचम कई सालों के लिए लहरा जाएगा। इसलिए सारे विपक्षी दल भी आपस की उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। इवन आपको बता रहे हैं कि सोनिया जी ने और राहुल ने वहाँ ज़्यादा प्रचार नहीं किया, खास तौर से प्रियंका गांधी ने प्रत्याशी चयन वगैरह बड़ा काम किया था, वो भी थोड़ा सा पीछे हुई कि किसी तरह टीएमसी को मगर मुस्लिम जिस तरह से आया है उससे लग रहा है कि मुस्लिम का मतदान, मैं आपको बता रहा हूँ इतिहास में पहली बार बीजेपी को 1% वोट भी मिलने की संभावना बहुत कम है मुस्लिम का। अभी तक 6-7% वोट मिल जाता था, इस बार नहीं। और शिया हजरात का उधर तीसरे क्या है जो सवर्ण है, ताजुब की बात है कि वाल्मीकि और दलित भाजपा के साथ है, घोष भाजपा के साथ है, वहीं सवर्ण जो है ममता बनर्जी के साथ है। मतलब बड़ी ताजुब की बात है। ब्राह्मण मतदाता जो है वहाँ प्रभावित करता। एक और ट्विस्ट हुआ है, काइस्ट मतदाता वहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन में है, बोस वगैरह सब, और जो नितिन नवीन बनाए गए अध्यक्ष इसका भी असर पड़ा। काइस्ट मतदाता वहाँ पर जो है बीजेपी के फेवर में देखा जा रहा आज सुबह से। कल जो स्थिति हुई है कि जगह जगह टीएमसी के, अगर बीजेपी टीएमसी के गुंडों का मुकाबला कर ले गई तो बीजेपी सरकार बना ले जाएगी। परंतु कल जिस तरह से सड़कों पे लोग उतरे हैं जगह जगह, आज दोपहर की पोजीशन टीएमसी वालों की उतनी, मगर तब भी दबंगई चल रही। मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ के, मैंने इलेक्शन इसके पहले देखे जब कम्युनिस्ट शासन था, तो वहाँ पे वोटर लिस्ट दी जाती थी, एक नहीं 8-8, 10-10 दी जाती थी, स्याही बिगाड़ने वाला दिया जाता और आलू दिए जाते थे। आलू बनाना सिखाया जाता था, आलू का वहाँ पे मतलब था बम, वो बनाना सिखाया जाता था। तो बंगाल में शुरू से इस बार ऐसा लग रहा है, जो सुबह की स्थिति रही रात से ही टीएमसी के नेताओं का, जहां उन्होंने दबंगी, अगर ये कर ले गए बैरकपुर वगैरह उधर सारे क्षेत्र में, अशोक के उसमें अजय सिंह के क्षेत्र पे टीएमसी पिछड़ रही बुरी तरीके। वहीं मिटिया ब्रुज में, हावड़ा वगैरह में जो जिस तरह मुस्लिम मतदाता सुबह निकला है यूनाइट, मतलब ये स्थिति है 1/1 4 है तो 4 लोग लाइन से खड़े, 1/2 6 मुस्लिम है, तो ये चीज़ एक जो आई है उससे लग रहा फाइट होगी। और फाइट में क्या होगा, मगर आपको बताना है, अगर लोग केंद्र सरकार के आरोप लगा रहे हैं तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन खुल करके ममता बनर्जी के फेवर में जबरदस्त लगा हुआ, ये भी एक कटु सच है। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक न्यूज़ आज तक किसी मीडिया ने नहीं छापी, यहीं पे राइटर्स बिल्डिंग पे हिंदुस्तान के सबसे बड़े कैपिटलिस्ट के बेटे को पीट दिया गया था राइटर्स बिल्डिंग लेकर, वो एस्प्लेनेड से किसी तरह भागे और कलकत्ता से बॉम्बे आ गए, ये स्थिति रही है। दूसरी, ममता बनर्जी ने आज से नहीं शुरू से ड्रामेबाजी में बहुत तेज रही, 15 लाख रुपए अपनी संपत्ति दिखाई, न कार न बंगला कुछ नहीं। ममता बनर्जी का कहना, हम अपनी रॉयल्टी से जीते हैं, हमारी म्यूजिक का और किताब की रॉयल्टी, जबकि इतनी रॉयल्टी किसी को मिलती नहीं है, इतनी मिलती। तो ममता बनर्जी इसमें कोई शक नहीं, नैतिक रूप से वहाँ हार चुकी हैं वोट में भी, मगर वहाँ का जो मतदाता है उसमें तमाम ऐसा है कि ममता बनर्जी की मैच टोटल विपक्ष की मैच। और इधर मोदी के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से
प्रचार किया गया बीजेपी के खिलाफ। अब आपको वहाँ की बता रहे हैं, त्रिपुरा में हकीकत ये है कि हम लोगों ने न्यूज़ डाली थी, भाजपा के 8 कार्यकर्ता संघ के मार दिए गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि बॉडी ले लें सरकार से, मगर त्रिपुरा में जो इन्होंने किया वो एक ताजुब था। उसका श्रेय सिर्फ सुनील देवधर को है, इनका एक प्रचालक था सुनील देवधर। मगर बंगाल में इस तरह का कोई लीडर नहीं। विजय वर्गीज ने बंगाल को बहुत अच्छा नहीं किया, उन्होंने भी सियासत की। बंगाल में इनके पास इस तरह का कहना नहीं चाहिए लीडर भी नहीं रहा। ठीक है। आलोक जी, ये तो कह रहे हैं कि 1% भी वोट जो है मुस्लिम का नहीं मिलने जा रहा बीजेपी को, क्या मानते हैं अगर इतनी बड़ी चीज कही जा रही कि 1%, क्योंकि हमने पिछले चुनाव का भी मैंने पूरे ग्राफिक्स के जरिए समझाया था, 5, 6, 7%, इससे ज्यादा जो है बीजेपी को नहीं मिला था। लेकिन अब तो स्थिति ये वो बोल रहे हैं कि केवल 1% भी अगर मिल जाए बहुत बड़ी बात है। निशा जी, मुझे तो नहीं लगता कि 1% वोट भी नहीं मिलेगा, और बाकी हम फिर बैठेंगे तय करेंगे, क्योंकि एक वर्ग है मुसलमानों का, वो देता ही है वोट भारतीय को, तो 4-5% मिलता है, उसमें बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज आएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो मुस्लिम वोट देता है वो परिस्थितियां सेम है, वो परिस्थितियां बदली नहीं है, तो कि 7%, 5% घट के और पॉइंट में आ जाएगा, 1% का अंतर आ जाए, लेकिन पॉइंट में मुसलमानों का मत रहेगा, इस बात की मेरी सम्मानजनक असहमति है। मुझे लगता है कि मुसलमानों का वोट जरूर मिलेगा, जितना उनको मिलता है, कोई इसमें ड्रामेटिक चेंज आने की संभावना नहीं है। 1-2% का वोट ज्यादा हो सकता है। मैं कलकत्ता गया था पिछले 2 महीने में, 2-3 बार मैं कलकत्ता गया, उधर नॉर्थ बंगाल भी गया, ये जानने की कोशिश की। तो एक बात तो ताज्जुब ये लगा कि वहां जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे, जो जिंदगी भर उन्होंने कम्युनिस्टों को वोट दिया या कांग्रेस को वोट दिया, उन्होंने कहा कि इस बार हमें बीजेपी को वोट देना होगा। मतलब जिनकी 65 साल, 70 साल, 72 साल, वो लोग, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा हमें बीजेपी को वोट देना होगा। हम कभी न तो टीएमसी के वोटर रहे, न बीजेपी के वोटर रहे, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल को मुस्लिमवाद से लाद रही थी, हमारी मजबूरी ये है कि न चाहते हुए भी हम भारतीय जनता पार्टी को वो मत दें, जिससे कि जो मुस्लिमवाद है बंगाल का वो कंट्रोल। तो जो ये मिसलेनियस मत है, जिससे वो विपक्षी नेता एक होके तो जनता थोड़ा एक हो जाएगी। अगर कम्युनिस्टों को जिंदगी भर जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, ऐसे लोग, ठीक है मैं उन्हें 10, 50, 100 लोगों से मिल पाया, लेकिन एक अंदाजा निकलता है कि वो मिसलेनियस वोट जो कांग्रेस को, कम्युनिस्टों को बढ़ता था, वो वोट अपने आप भारतीय जनता पार्टी के झोले में आने के लिए तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी को वो वोट जो डर की वजह से नहीं निकलता था, या बंगाल का वो वोट जो डर की वजह से नहीं निकलता था, जो टीएमसी के गुंडों से त्रस्त था, उसको इलेक्शन कमीशन ने 2011 की तरह जब ममता बनर्जी सत्ता में आई और कम्युनिस्टों की सरकार गई, वो भी अगर सख्ती ना होती, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होता, तो ममता बनर्जी कभी ना जीती। जब कभी इसे कार्डर में पार्टियां, बंगाल हो चाहे केरला, लंबे समय तक शासन करती है और एक निरंकुश और एक नृशंस हत्या के बेस पर, मतलब एक तरह से कहें तो गुंडाई के बेस पर अबाउट टू, तो वो जो शासन चलाती है, उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही एक ऐसा रास्ता होता है। एक तो जनता मन बनाए और दूसरा वैसी परिस्थितियां उत्पन्न। तो इलेक्शन कमीशन 2011 वाली परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है, जहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए और ममता बनर्जी सत्ता में आई, जनता उब गई थी कम्युनिस्टों से। अब जनता ममता बनर्जी से उब गई है, इनके मुस्लिम तुष्टीकरण और मुसलमानों के इतनी ज्यादा मुस्लिम परस्ती से। तो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स ये है कि 40% से ऊपर मुसलमान अगर बंगाल में कर दिए जाए तो वो कभी हारेंगे नहीं चुनाव। और बंगाल के लोगों को यह समझ में आ गया है कि इस तरह से तो हिंदू बंगाल से खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट एक्शन डे से लेकर के आज तक बंगाल में तो हिंदुओं को ही सताया गया है ना। तो इस बार जो बंगाल में, जैसे मैंने बिहार के लिए कहा था कि बिहार में चुनाव हिंदुत्व भी मुद्दा होगा और एनडीए जो है बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा। मैंने पहली बार जात के साथ साथ हिंदुत्व को भी बंगाल में देखा, और इस बार हिंदुत्व ही बंगाल का आधार बनेगा बिहार के साथ। और बंगाल में हिंदू वोट 65% तक बीजेपी को मिलेगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमानों का मत कहां जाता। हिंदुओं के मत से चुनाव जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम मत से तो वैसे भी नहीं जीतती। हिंदुओं का बहुत बड़ा वर्ग आएगा ही आएगा। आप इलेक्शन कमीशन की घोषणा देखिए, आप बाइक यूज नहीं कर सकते। बाइक यूज करने के लिए 2 लोग बाइक में बैठ के नहीं जा सकते वोट डालने के दिन के सिवाय।
रात में जो इनका बाइकर्स गैंग होता था, वो लोगों के घरों घरों में जाकर के धमकाता था टीएमसी का कार्यकर्ता, टीएमसी का गुंडा। इलेक्शन कमीशन ने उस तक में भी नियंत्रण लगा दिया कि आप रात में अकेले चलेंगे तो अकेले चलेंगे, दोनों बाइक में बैठ के नहीं चलेंगे। उन सोसाइटीज के बाद में टीएमसी के गुंडे खड़े हो जाते थे बाइक लेकर के, जो माना जाता था कि बीजेपी समर्थक सोसाइटी हो सकती है, और वहां से लोगों को मत देने के लिए नहीं निकालने देते थे ये लोग। तो उसके साथ इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि ठीक है, हम इलेक्शन हो जाने के बाद में भी यही रहेंगे अर्धसैनिक बल, ठीक है, जिससे कि जब तक रिजल्ट ना आ जाए उसके बाद तक हम आपकी सुरक्षा भी करें। ठीक है आलोक तो पांडे अगर जी। ठीक है सर, वापस आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन अब हॉट सीट्स की भी हम एक बार बात कर लेते हैं। अजय जी, आपके पास आते हुए नंदीग्राम सीट की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हॉट सीट ये बनी हुई है। नंदीग्राम की अगर बात कर ली जाए तो पिछली बार ममता बनर्जी यहां से हारी थी शुवेंदु अधिकारी, और शुवेंदु अधिकारी ने जो है उन्हें यहां से हराया था। और ये सीट ऐसी है, ये पूरे बंगाल का नैरेटिव सेट करती है। किस तरीके से देख रहे हैं इस सीट को, अगर नंदीग्राम की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि यहां से शुवेंदु अधिकारी और टीएमसी से पवित्रकर जो है चुनावी मैदान में है। देखिए, आपको बताना, नंदीग्राम में बीजेपी इस बार जबरदस्त उससे जीतेगी वोट से। उस बार भी और ज़्यादा वोटों जीती, मगर ममता बनर्जी जब वहाँ गई तो ममता बनर्जी को उसी वक्त एहसास हो गया कि हम इलेक्शन हार रहे हैं। उन्होंने तुरंत ही पैर वाला ड्रामा किया, एक वेल प्लान्ड किया। हाँ। और उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत नंदीग्राम में की थी। दूसरा बात, उनसे ज़्यादा मेहनत उनके जो पसंदीदा अधिकारी थे उन्होंने की थी, वरना वहाँ पे लाख वोट से हारती ममता बनर्जी। इस बार भी अच्छा, अब दूसरी ममता बनर्जी जो दूसरी सीट से, जो अपनी सीट से लड़ रही हैं, वहाँ ममता बनर्जी जीत रही हैं, इसमें कोई इब्बत है ही नहीं। मगर नंदीग्राम के अलावा पूरे पलटा, बैरकपुर, सभी क्षेत्रों में, पूरे नॉर्थ में, इनको दार्जिलिंग वगैरह क्षेत्र में एक भी सीट ममता बनर्जी को नहीं मिलेगी। परंतु ममता बनर्जी के साथ जिस तरह से मुस्लिम वोट है, वो मतदान ज़्यादा करेगा। अगर कहीं पे मुस्लिम 3 लाख है तो वो मुस्लिम 2,70,000 मतदान करेगा, और हिंदू अगर 4 लाख है तो 2 लाख। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बस मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहूंगी। मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान बवाल मच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, जो कि मुर्शिदाबाद से सामने आ रही है, और वोटिंग के दौरान देखिए भारी बवाल यहां पर मच चुका है। हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प देखी गई है। हुमायूं कबीर के समर्थक और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुर्शिदाबाद से, जहां पर वोटिंग के दौरान भारी बवाल देखने को मिला। हुमायूं कबीर और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प देखी गई है। हुमायूं कबीर के समर्थक और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। ये सबसे बड़ी जानकारी मुर्शिदाबाद से। वोटिंग के दौरान देखिए, इतनी सिक्योरिटी के बीच भी इस तरीके से अगर झड़प हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां किस तरीके की बनी हुई है। चलिए ठीक है, वापस से अजय जी आपके पास। चलिए ठीक है अजय जी, वापस आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले तो चलिए, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है, और बंगाल में पहले चरण के तहत 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जहां 1468 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजामों के बीच मतदाता उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में भी वोटिंग लगातार जारी है। वहीं कई प्रमुख हस्तियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। चुनाव आयोग द्वारा सभी बूथों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी की रखी जा रही है। अब जरा ये तस्वीरों पर गौर कीजिए। 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। इसमें तमाम बड़े दिग्गजों को हम आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। चाहे रजनीकांत हो, पी चिदंबरम हो, धनुष अभिनेता जो है वो हो, तो तमाम लोगों को आप देख सकते हैं। विजय थलापति को आप देख सकते हैं, जो कि टीकेवी के प्रमुख हैं। तो कुल मिलाकर ये 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही हैं, जहां पर जो बड़ी हस्तियां हैं उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। एक बार फिर अजय जी आपके पास आते हुए, नंदीग्राम को लेकर आप अपनी बात रख रहे थे, प्लीज अपनी बात। नंदीग्राम की आपको बताना है, इनके फादर शिशिर साहब जो हैं वो इतने बड़े लीडर हैं कि आप समझ लीजिए कि कोई भी आदमी अगर बंगाली, नॉन बंगाली तो उनके यहाँ डायरेक्ट है कि आप मुझे फोन कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। शिशिर दादा का खिलाफ न कांग्रेस, न बीजेपी, न टीएमसी, ममता बनर्जी की भी हिम्मत नहीं कि उनके खिलाफ एक भी बयान दें। जब इनके बेटे सुवेन लड़ रहे थे तो ममता बनर्जी ने उनके जाके सबसे पहले उनको प्रणाम किया। और अब है कि वो इसमें कोई शक नहीं, शुवेंदु अधिकारी का परिवार वहाँ का असली जन लीडर है। इस बार शुवेंदु अधिकारी का वजन बहुत ज़्यादा बड़ा है।
बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब ऐसा वैसा नहीं। मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल बता दे रहा हूँ। अभी जेएनयू में शुभेंदु अधिकारी जी एक कार्यक्रम में आए, बच्चों के कार्यक्रम में, स्टूडेंट के, लगभग 11:30-12 बजे के लगभग रात को। तो वहाँ पे लोगों ने विरोध किया, तो उन्होंने माफ़ी मांगी कि हमको देर लग गई, मगर वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया कि शुभेंदु अधिकारी की जितनी सफल वो हुई इतनी किसी में। यही पोजीशन बंगाल में, पूरे बंगाल में आज की डेट में शुभेंदु अधिकारी की एक सम्मान है, ममता बनर्जी ज़्यादा। ममता बनर्जी के खिलाफ काफ़ी निगेटिविटी जो है वो आम पब्लिक जान गई, उसके बावजूद भी जैसे मुस्लिम मतदाता तो मजबूर है। तीसरी आपको बताना, कल रात से ये शुरू हो गया, आज सुबह ही मुर्शिदाबाद में, मिदनापुर में ज़बरदस्त हुआ। यही नहीं, हावड़ा वगैरह में भी सुबह से ही हो गया। कल रात को भी कलकत्ता में 2-3 जगह हुआ। यहाँ तक हुआ है कि महुआ मित्रा ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अमित शाह गुंडा है, और ये कहने के बावजूद भी उनके जो समर्थक हैं, अब जो स्थितियाँ लग रही हैं, इनके जो बाहुबली थे वो पिटना भी शुरू हो गए, खदेड़े जाने। कल रात को खदेड़े गए, आज सुबह कम से कम 10 जिलों में इनके कार्यकर्ताओं को लोग झोले देख रहे थे, बम तो नहीं लाए। खुले आम तलाशी कौन ले रहे हैं? दूसरी आम पब्लिक ले रही, पुलिस के सामने, और कह रही कि झोला देखिए इनका। ये स्थिति हो गई। अगर यही स्थिति रही, अगर ये बाहुबलियों से कमजोर पड़ी, तो ममता बनर्जी बुरी तरह हारी जाएंगी, टीएमसी के लोग दौड़ाए। वास्तव में बिहार में भी यही हुआ। बिहार में खास तौर से मंगल पांडे वगैरह तमाम लोग, नितिन नवीन भी उसमें है, हाँ। कि इन लोगों ने जो लालू के जो दबंग थे वो पिटना शुरू हो गए थे। ये भी एक वजह, लालू इसलिए डाउन हो गए कि उनके दबंग भी वहां पीटे गए। यही पोजीशन बंगाल में इस समय बलवती हो रही। अच्छा, अब बिहार की आपको बताना, बिहार का हमको याद है डॉक्टर आलोक पांडे जी ने उस समय जो कहा था वो सच निकला, वो सच निकला। और इस बार भी उनकी जो है बंगाल के प्रति अच्छी रीडिंग है, परंतु मेरा अब भी मानना है कि ममता बनर्जी जबरदस्त टक्कर दे रही है। बीजेपी इसमें कोई शक नहीं 120 के आसपास लड़ रही है, ये निश्चित तौर पर है। अजय जी, इसी के साथ क्योंकि नंदीग्राम की जब हम जिक्र कर ही रहे हैं, तो आप ये भी बता दीजिए कि पिछली बार ममता बनर्जी जब उस सीट से हारी थी, क्या कारण मानते हैं आप उसका, उस सीट से हारने का? ममता बनर्जी इसलिए हारी थी, सुशील दादा वगैरह बहुत बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी से बहुत बड़े नेता हैं। आप समझ लीजिए, सुशील दादा का ये है, मैं आपको बहुत छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देश का सबसे बड़ा कांग्रेस का नेता वहां पर गया, सुशील दादा ने एक कैसेट हटवा दिया था, साबरमती के पूतो तूने कर दिया कमाल। अगर आप बंगाल में गाना लगा देंगे, कांग्रेस के उसमें नेहरू जी तक का इंस्ट्रक्शन था ये गाना मत लगाना, क्योंकि उनका मानना है कि बंगाली लोगों का ज़्यादा वोट, बंगाल के लोगों ने ज़्यादा शहादत दी अपेक्षा साबरमती के। गांधी जो थे, और बंगाल के लोगों का मानना पड़ेगा उनकी लिटरेसी टॉप की है। और नंदीग्राम में ममता बनर्जी अगर अपने अफसर इन सबको न लगाती तो बुरी तरह आती। इस बार पूरे क्षेत्र पे हार रही, बैरकपुर से पूरा शुरू हुआ नॉर्थ में, मगर कलकत्ता वगैरह में जो है अच्छी फाइट हो रही। हाँ। मगर ममता बनर्जी चुनाव जीतना, चालाकी से निकलना, ये ममता बनर्जी को ज़्यादा मालूम है। बीजेपी में जितने ड्रामेबाज हैं उनसे ज़्यादा बड़ा जो ड्रामेबाज या खेला करना ममता बनर्जी जानती है, और इसीलिए ममता बनर्जी जीतती। ममता बनर्जी जानती थी कि प्रवर दादा का बहुत बड़ा वजन है, हमको प्रवर दादा से कभी सहयोग नहीं मिल पाएगा, इसलिए प्रवर दादा का अंदर से कटिंग करती थी ममता बनर्जी, प्रवर मुखर्जी का, तमाम लीडरों का ये पोजीशन। हाँ। तो ममता बनर्जी अपने भविष्य को देख रहे, मगर इसमें कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी बेहद परेशान है, बेहद टेंशन में, तमाम पद उन्होंने छोड़ दिए, कहीं गई नहीं, और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगी हुई है। किसी भी स्तर पे ममता बनर्जी उतर सकती है, मगर जबरदस्त नेक टू नेक फाइट कर रही है। ठीक है, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। आलोक जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए, क्योंकि आलोक जी देखिए, अभी हॉट जो सीट्स हैं उनकी बात मैं कर रही हूं, तो खड़गपुर सदर की अगर हम बात करें, इस सीट पर अगर हम आते हैं, तो यहाँ से टीएमसी उम्मीदवार प्रदीप सरकार है और बीजेपी के उम्मीदवार दिलीप घोष है। ये कहीं ना कहीं ये जो सीट है ये बीजेपी के लिए नाक की सीट बनी हुई है, क्योंकि जब यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे, विधानसभा इलेक्शंस हुए, तो दिलीप घोष ने इस सीट को जीता था। लेकिन जब 2016 की मैं बात कर रही हूँ, जब ये इलेक्शन हुए थे, तब दिलीप घोष ने इस सीट को जीती थी। लेकिन 2019 में जब यहाँ पर बाय इलेक्शंस होते हैं, तो ये सीट जो है टीएमसी के खाते में चली जाती। तो अब ये कहीं ना कहीं ये सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। इस सीट को लेकर आपका आंकलन क्या कह रहा है? बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी को तो हर सीट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन सीटों पर उसके फेमस लोग हैं, जिन सीटों पर वो जीती है, फिर उपचुनाव में वो हार गई, उन सीटों को तो भारतीय जनता पार्टी उसको वापस लाना ही पड़े। उसके भारतीय जनता पार्टी को सिंबॉलिक रूप से पहले जीता होगा। देखिए, जब हम कोई पार्टी जो विपक्ष में है,
जो 2011 में 2-4 सीटें ही लेकर 3 सीटें उसके पास थी विधानसभा की, और 2026 में नेक टू नेक फाइट दे रही है। उस जगह पर बंगाल में अजय जी को उस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं मैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीत लेती है तो फिर बचा क्या विपक्ष के पास? तो विपक्ष तो कतई नहीं चाहेगा कि बंगाल और केरला में भारतीय जनता पार्टी का परचम आए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सीटें जो सीटें वो जीत चुकी है पर उपचुनाव में हारी है, उस सीट पे उसे जीतना ही पड़ेगा अगर वो सरकार बनाना चाहती है। तो मेरा मानना है केवल एक सीट नहीं, ऐसी हर सीट जो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है उसे जीतनी पड़ेगी। कोई भी सीट उसके लिए कम इंपॉर्टेंट नहीं, सारी सीट एक एक सीट के पे उसे जीतना ही होगा अगर वो सरकार बनाने के करीब पहुंचना चाहती है। जी ठीक है, शायद अजय जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं खड़गपुर का बता रहा हूं। खड़गपुर में दिलीप घोष 2016 में जीते थे, 2019 में हार गए थे। वास्तव में खड़गपुर में दिलीप घोष नहीं हारे थे। दिलीप घोष को उस समय उपचुनाव हुआ था, उसमें हराया गया था। ममता बनर्जी की मजबूरी थी। मैंने आपको बताया था 2 समाज वहां पे, वाल्मीकि समाज दलितों में और यादव समाज, वो भाजपा के साथ है। ताजुब ये देखिए, हरियाणा में जाटों में वोट नहीं दिया, यादवों ने वोट दिया हरियाणा में, इसलिए एकदम से बीजेपी जीत गई। मतलब बहुत बड़ा ताजुब। यूपी में यादव नहीं बीजेपी के साथ, मगर वहां का यादव बीजेपी के साथ है बंगाल का, ये मतलब बहुत ताजुब का है। और दिलीप घोष उस समय में नहीं हारे थे। दिलीप घोष के इस बार दिलीप घोष को हराने की हिम्मत किसी में नहीं, इब्बट नहीं है, इब्बट नहीं। उस समय भी दिलीप घोष हारे नहीं थे। लास्ट में 3 बजे के बाद वहां के बाई इलेक्शन था, ये कह दिया गया था कि तुम 3 बजे के बाद चुप रहना, उनके एजेंटों से, बीजेपी से, और उनको हटना पाए। इस बार आपको बताना है कि हर जगह मुकाबला, आपको बताना है कि हर जगह बीजेपी के लोग तथा विपक्ष के और लोग ममता बनर्जी के टीएमसी के लोगों का मुकाबला कर रहे हैं, हाथापाई हो रही और जगह जगह दौड़ाए भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफा पीट लें। दूसरी आपको बात बता दें कि हमारी सुबह वहाँ पे एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार मुस्लिम से बात हुई, तो उन्होंने बताया यहाँ पे एक नई बात आई है कि मुस्लिम समाज भी कह रहा है, उनके तमाम दानिश्वर, कि सियासत और शतरंज में वजीरों को बचाने में प्यादे शहीद हो जाते हैं, तो हमको शतरंज में या सियासत में शहीद नहीं होना। ये आम मुस्लिम में भी आ गई। दूसरी एक बात और भी है कि सबसे बड़ी बात ये आ रही कि वहाँ आम पब्लिक में एक भावना ये आई है कि अगर बंगाल बीजेपी जीत जाती तो बीजेपी की मजबूरी होगी कि कोई इकोनॉमिक जोन इनको बंगाल या असम के बीच में या उड़ीसा के बीच में देना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल पे सी है, पुराने सी पोर्ट है, पुराना शहर है, और कलकत्ता बहुत डेवलप है, वहाँ से सी पोर्ट आज भी बहुत मजबूत। तो जिस तरह से नोएडा इकोनॉमिक जोन है, इस तरह का वहाँ इकोनॉमिक जोन करके बीजेपी स्थायी करेगी। बंगाली पूरे देश में है, बंगाल पे आने पे उड़ीसा और तेलंगाना, पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा बिहार, मतलब बीजेपी को लगभग 150-200 सीटों का एक सॉलिड मिल जाएगा। ये भी आम लोगों के अंदर है कि बीजेपी आने पे, ये बात वहाँ का मतदाता कहता है, बीजेपी आने से डेवलपमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमिक जोन निश्चित बनेगा, इसमें इब्बट नहीं, एम्स वगैरह और एम्स आएंगे, तमाम वो आएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी। ये आम, मगर जब वोट डालने जाता आदमी तो अपनी जात, मजहब, इन सब के हिसाब से ये हिंदुस्तान के मतदाता का, मगर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोई वोट अफेक्ट डालता है तो मुस्लिम वोट डालता। आप यूपी में देख लीजिए, बीजेपी जीती जरूर है, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट लोकसभा में जीते 5 लोग और जम करके जीते। उसकी वजह चूंकि मुस्लिम मतदाता वहां यूनाइट हुआ, इसमें कोई शक नहीं। ममता बनर्जी का ग्राफ काफ़ी गिरा है, मगर हार जीत क्या होता है या सीएम कौन बनेगा ये भविष्य बताएगा। मगर कांग्रेस भी वहाँ पे 10 सीटों पे फाइट कर रही है, बहुत ज़बरदस्त रूप से फाइट कर रही है, और ख़ास तौर से कम्युनिस्ट भी फाइट कर रहे हैं। परंतु ऐसा भी लग रहा है कि कुछ मतदाता भाजपा में जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो लास्ट में टीएमसी को, जिस तरह से ऊपर लेवल पे मीटिंगें चल रही हैं कि किसी तरह से बीजेपी को रोको, टोटल विपक्ष लगा है, बीजेपी को रोको, नहीं तो बीजेपी पूरे देश में छा जाएगी और खाली कराना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी से। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने नंदीग्राम और खड़गपुर सीट की बात की है, इसमें आपका आंकलन ये कह रहा है कि इन दोनों सीटों पर बीजेपी जीतने जा रही है। चलिए ठीक है, अब जो अगली सीट है वो है बहरामपुर, इसका भी हम जिक्र कर लेते हैं, बहुत हॉट सीट है ये। आलोक जी, बहरामपुर की अगर बात कर ली जाए तो अधीर रंजन चौधरी यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और सुभद्र मैत्रा
यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अगर इस सीट की बात करें तो 2021 में बीजेपी की जीत और 2024 लोकसभा में टीएमसी की वापसी के बाद ये सीट काफी सेंसिटिव बनी हुई है और ये एक तरीके से कांग्रेस के लिए अपने पारंपरिक गढ़ को बचाने का भी एक संघर्ष यहां पर कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। तो इस सीट पर आप किस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस? बीजेपी से सुभद्र मैत्रा और अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से यहां पर चुनावी मैदान में है। यहाँ तो कांग्रेस को जीतना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर कांग्रेस को बंगाल में अपनी कोई भी जड़ बचा के रखनी है तो कुछ 2-4-5 सीटें तो लानी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तो फाइट अच्छी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है यहाँ हार का मुंह देखना पड़े। और कांग्रेस कुछ जगहों पर अगर जीतती है तो उनमें ये जगह भी मुझे लगता है कि सुरक्षित सीट के रूप में कांग्रेस के लिए रह सकती है। ठीक है, अजय जी शायद आप कुछ। हाँ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहरामपुर की सीट में अधीर रंजन चौधरी जो है वो, इसमें कोई शक नहीं, पब्लिक के वहाँ के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर उसे। मगर अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए टीएमसी ने पूरी ताकत लगा दी। ममता बनर्जी लोकसभा में कहते थे ये न जीते, इसलिए वो यूसुफ पठान को लेकर के आई और उनका था ये न जीते, पूरी ताकत लगा दी। और यही नहीं, कांग्रेस को भी इस बात को ऊपर लेवल पे इवन राहुल गांधी को भी इस बात के लिए रजामंद कर लिया कि ये न जीत पाए आप, और ऐसा हुआ। अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वहां ताकत लगाए, मगर कांग्रेस का हाईकमान ये नहीं चाहता अधीर रंजन चौधरी, चूंकि अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट के अंदर उस समय सबसे अच्छा बोलने वाले थे। मोदी भी कई जगह चुप हो जाते थे, अमित शाह भी तर्कों में बहुत मजबूत व्यक्ति था। मगर ममता बनर्जी सबसे, वहीं क्या है कि अधीर रंजन चौधरी को हराने पे वहाँ की जो स्थिति कल रात तक रही है, वहाँ का माहौल, टीएमसी को भी अंदर से बैकिंग है कि किसी भी सूरत में अधीर रंजन चौधरी ना जुटे, चाहे साइलेंट मतदान आप भाजपा के पेवर में कर दीजिए। भाजपा का कैंडिडेट अधीर रंजन चौधरी के सामने बहुत बौना, मगर नेक टू नेक फाइट कर रहा है। कोई ताजुब की बात नहीं कि भाजपा को टीएमसी जिता दे और कांग्रेस का हाई कमान अधीर रंजन को से हाथ हटा ले, चूंकि ममता बनर्जी से इनकी पटानी मजबूरी है कांग्रेस की। कांग्रेस के किसी लीडर में इतनी हिम्मत नहीं हुई जो मोदी के लिए डायरेक्ट विरोध कर जाए। हाँ। किसी नहीं, इवन राहुल गांधी खुद जाकर के एक दिन मोदी के पास संसद में जाके ऐसे झुक करके नमस्ते। ममता बनर्जी ने खुद कई बार कहा कि मैं बंद करा दूंगी, एक प्रधानमंत्री के लिए, और उनके लिए कहा, गुंडा कहा। मगर इस बार जो सबसे बड़ी बात है, शशि थरूर इस बार मोहा मित्रा को बैक से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें मोदी जी ने जानबूझ के शशि थरूर को वहां भेज दिया। इधर मोहा मित्रा की उड़ीसा में शादी हो गई। मोहा मित्रा भी उनके खिलाफ जम के बोलती थी, पूरी लॉबी, ये लॉबी भी फेल्योर हो गई। जो बीजेपी के खिलाफ टेक्निकली सबसे मजबूत लॉबी थी, शशि थरूर, मोहा मित्रा, तमाम कम्युनिस्ट, वो लॉबी भी टूट गई। इसलिए नेक टू नेक फाइट है। गवर्नमेंट कौन बनाएगी वहाँ के प्रशासन भी तय करेगा, क्योंकि वहाँ का जो प्रशासन है ममता बनर्जी के इतने अंडर में, राज्य सरकार जो है उसके कर्मचारी भी कोई कम नहीं है। वो भी निर्णय करते हैं 7-8% वोट को कम ज़्यादा कराने के लिए। बिल्कुल ठीक है, इसके बाद हम डोमकल सीट की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आलोक जी आपके पास आते हुए और बात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कर लेते हैं, क्योंकि इसे लेकर किस तरीके से ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई, प्रदर्शन क्या, किस तरीके, हमने वो सारी तस्वीरें भी देखी हैं। तो एसआईआर को लेकर आप क्या कहेंगे और कितना नुकसान किस पार्टी को इससे होने जा रहा है? देखिए, एसआईआर निश्चित तौर पर जिसको ज्यादा मत मिलता है उसी को ज्यादा नुकसान होगा, पहला। दूसरा माना था कि एसआईआर में उन लोगों के मत कटे जो अवैध प्रवासी रहे, तो निश्चित तौर पे वो वोटर तो ममता बनर्जी का एक जो इमेज है कि जो बांग्लादेश से आए, रोहिंग्याज आए, या जो भी वो भारत में बसे, उनको टीएमसी सरकार ने बसाया और उनको वोटर बना। तो ये वोटर जो और बड़ी मात्रा में कटे, तो 80-90 लाख मत अगर कट जाए उसमें, और वो ज्यादातर मत टीएमसी के माने जाए, और भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में बहुत जगहों पर 3000, 2000, 5000, 500 मतों से जीत हार का अंतर, तो जहां पर, और उन जगहों पर 18-18 हजार मत कटे। मान लीजिए कहीं पर बीजेपी 5000 से हारी है, वहां 18,000 मत कट गए। तो इसीलिए जो एसआईआर है ये एक ऐसा वेपन बन रहा है जिसका ज्यादातर लोग कहते हैं कि उसका असर बाद में पता चलेगा। मुझे लगता है कि उसका असर तो साफ दिखाई दे रहा है। किसी एक विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी 5000 मतों से हारी और वहां 18,000 लोगों के मत कट गए, और माना जाता है कि मैक्सिमम मत वो है जो अवैध प्रवासियों के हैं या ऐसे मत है जिनका सरकार उपयोग या दुरुपयोग करती थी।
तो एसआईआर एक ऐसा बिंदु बनेगा जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट रखे, सत्तारूढ़ दल के अगेंस्ट ये ऐसा वेपन है जो जो उसको ममता बनर्जी काउंटर ही नहीं कर पाए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी पिछले प्रदर्शन को ही दोहराती है विधानसभा के और एसआईआर उस पर प्रभावी होता है, तो ऐसी 50 से 100 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप चुनाव जीत जाएगी 50 सीटें कम से कम। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना, सिर्फ अपने मतदाता को बाहर निकाल के लाना है। बहुत सा काम तो एसआईआर ने स्वयं कर दिया। एसआईआर ने इतना काम किया कि ममता बनर्जी सर्वोच्च न्यायालय चली गई थी लड़ने के लिए। बिल्कुल, उस मुद्दे को लेकर को सुप्रीम कोर्ट तक काला कोट पहन के चली गई। आप समझिए कि कोई नेता तभी जाकर न्यायालय में इस तरह की बात करेगा जब उसे पता है कि उसका नुकसान कितना बड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं किया ना ऐसा कोई प्रदर्शन। इसका मतलब है कि एसआईआर ने ममता बनर्जी को बहुत असहज किया है। उन्हें पता है कि जो उन्होंने 15-20 साल में अपना एक वोट बैंक खड़ा किया, वो वोट बैंक दरक गया है, वो वोट बैंक संवैधानिक तरीके से कमजोर हुआ है, वो वोट बैंक ममता बनर्जी को वोट नहीं दे पाए। तीसरी बात, जो एसआईआर के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से सख्ती की है, ये एक ऐसा टूल बनेगा जो ममता बनर्जी ने अपना साम्राज्य खड़ा किया है, उस साम्राज्य को दरकाने में। देखिए भारतीय जनता पार्टी कितना अच्छा काम करेगी, मैं उससे तो सिर्फ उसके आधार पर उसको जीतने की संभावना नहीं दे रहा। मैं तो ये कहता हूं कि एसआईआर और मुस्लिमवाद ने बंगाल के हिंदुओं के मन में बात पैदा कर दी है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, टीएमसी अब सत्ता में नहीं रहेगी। तो स्वाभाविक उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी बन जाती है। बंगालियों की चॉइस नहीं, बंगालियों की चॉइस होती तो उसका अपना नेता होता टीएमसी के पास। आलोक जी, देखिए एसआईआर से अब जिस तरीके से हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय तक का दरवाजा ममता बनर्जी ने खड़खड़ाया है, तो ऐसे में अगर हम 2021 के चुनाव रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो टीएमसी के पास 213 सीट्स थी, बीजेपी के पास 77 और अन्य के पास 2 सीटें गई थी। तो ऐसे में एसआईआर के बाद कितना फेरबदल देख रहे हैं आप इन सीटों पर? देखिए मुझे डाटा याद थी उस समय, मुझे उसी समय जब चुनाव हुआ था उस समय कुछ मुझे ऐसा सुनने या पढ़ने में मेमोराइज बेस बता रहा हूँ कि 50 से 100 सीटें ऐसी थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी 5,000 उससे कम मतों से आ रही। तो अगर 50 भी रख लिया, क्योंकि 2005 साल पहले की बात है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन 50 सीटें मिनिमम मुझे आता है। तो 50 से 100 सीटों पर इसका असर, जो 5,000 से कम या 5,000 से कम वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी थी, वहां तो प्रत्यक्ष लगेगा, क्योंकि वहां पर ये डाटा मैंने कंपेयर किया कि वहां पर 15 से 18-20 हजार मत कम हुए। तो भारतीय जनता पार्टी उन 50 से 70-75 सीटों पर अगर पिछला प्रदर्शन भी दोहराती है तो 125 पार तो यूं ही कर जाती है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, ममता बनर्जी का प्रो मुस्लिमवाद है, जो एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट शुद्धिकरण हुआ है, वो बोगस वोट जो ममता बनर्जी अपने पक्ष में डलवा दी थी और उसके बाद माना जाता था कि बंगाल की जनता ने उनके लिए जनमत दिया। ये इस बार क्लियर होगा कि वाकई क्या अगर ममता बनर्जी इस बार भी चुनाव जीतती है तो मैं मानूंगा बंगाल की जनता उनके साथ है, और फिर मैं उन्हें बंगाल का निर्विवाद नेता मैं भी स्वीकार करूं। लेकिन मेरा अपनी राजनीति समझ कहती है कि ममता बनर्जी इस बार बंगाल का चुनाव हारने जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की जनता उनके साथ नहीं है। जिस तरह से वो मैनिपुलेट करके आप बहुत बिल्कुल, लेकिन आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री जो है बहुत कमजोर स्थिति में है, क्योंकि देखिए अब 4 मई को आपको भी हम बैठाएंगे यहाँ पर, तो देखेंगे कि दीदी गई। आलोक जी का बिहार वाला बिल्कुल डाटा सही निकला। हाँ, लेकिन चलिए ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार के लिए जो आपने आंकलन किया था वो बिल्कुल आपका सटीक बैठा है, लेकिन इस बार क्या आपका ये आंकड़ा सटीक बैठता है या नहीं बैठता, क्योंकि थोड़ा कहीं ना कहीं असमंजस जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये रिस्क तो रहता है, मैं रिस्क लेता हूँ। ठीक है आलोक जी, आपके पास मैं आऊंगी। अजय जी, आप शायद कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात भी रखिएगा। साथ ही साथ मुझे एक सीट के बारे में और जानना है, क्योंकि वो भी जो है हॉट सीट बनी है डोमकल की, अगर हम बात करें, क्योंकि हुमायूं कबीर काफी चर्चाओं में हो रहे हैं। एजेयूपी के उम्मीदवार वो हैं और सीपीआईएम ने यहाँ से अपना उम्मीदवार जो है उतारा है। तो इस सीट को आप, डोमकल सीट को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, डोमकल सीट पे जो है हुमायूं कबीर बहुत अच्छा लड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु जो स्थितियां लग रही हैं, जिस तरह से इनकी अभी मीटिंग हुई थी सभी दलों की, उसमें ये हुआ कि भाई अगर बीजेपी जीत गई तो पूरे देश में बीजेपी का राज हो जाएगा और बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो सभी दलों को अपनी लास्ट की सरकारें बचानी है। बीजेपी खुद कह रही है कि कांग्रेस विहीन कर देंगे, कम्युनिस्ट विहीन कर देंगे। कम्युनिस्ट विहीन उन्होंने कर दिया।
बंगाल में कर दिया और वहाँ त्रिपुरा में कर दिया, और लगभग आप समझ लीजिए कि कम्युनिस्ट विहीन आधा केरला में भी कर दिया। अधिकतर सीटें इनकी न निकल के कांग्रेस की। इस बार भी यूडीएफ की सरकार केरल में बन रही है, कांग्रेस समर्थन। तो ये वहाँ पे आ गई है, कम्युनिस्ट भी, वो भी, और ख़ास तौर से मुस्लिम। तो हुमायूं कबीर ज़बरदस्त फाइट कर रहे हैं, हालांकि ज़्यादा दिख रहे हैं मजबूत, परंतु आम मुस्लिम जो होता है, ये शुरू में मतदान में लास्ट में क्या होता, तो अगर 10 भी मुस्लिम लड़ रहे हैं तो भी वो बीजेपी को हराने के लिए एक जगह मतदान, मुस्लिम ने कभी भी ये गलती नहीं की है कि 4 जगह बढ़ गए हों, एक ही को मतदान किया है, चाहे वो जो भी हो। इवन अगर जैसे यूपी में अगर चुनाव हो रहा तो सपा लीड कर रही है, मगर अगर कांग्रेस का कोई मुस्लिम कैंडिडेट है उसको जीतने को, तो उन्होंने मुस्लिम कांग्रेस को दे दिया। यहाँ भी पोजीशन हुमायूं कबीर के साथ जितना इनका गुब्बारा उड़ा था ऊपर, उतना ही फुस होकर नीचे आ रहा। और जिस तरह से ओवैसी भी बैकफुट में हुए, उससे लग रहा है कि मुस्लिम वास्तव में वहाँ हुमायूं कबीर भी फाइट पर है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है 48% टीएमसी को वोट मिला था, इस बार 48% टीएमसी को वोट नहीं मिल रहा है, ये भी सच है। उनके खिलाफ लगभग 4-5% से एंटी इनकम्बेंसी है, और हिंदू मतदाता जो है इनके साथ बढ़ा है, मगर हिंदू मतदाता मतदान कर आएगा और आ जाएगा, ये चीज़ अब विश्वसनीय लगती है, क्योंकि अभी तक के इतिहास में हिंदू मतदाता कहीं भी 50-55% से ज़्यादा नहीं जाता, 60। जो मुस्लिम है वो मतदान जाए, यही एक आशंका है। अब आइए 48 के अलावा बीजेपी का 38% था, बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, क्योंकि काइस्ट मतदाता बढ़ा है, सवर्णों में भी इनका कुछ परसेंटेज बढ़ा ना, सवर्ण ममता बनर्जी के साथ। अब स्थितियाँ, मगर वहाँ का इलेक्शन पे जो कर्मचारी ममता बनर्जी के बाहुबली बहुत मजबूत है। हकीकत ये है कि अंसारी बंधु या वो बिहार में ख़ास तौर से शहनवाज वगैरह जो जीतते थे, उसकी वजह शहाबुद्दीन के जीतने की वजह ये भी थी, बाहुबली भी थी। ये बंगाल में अगर ये दोपहर बाद ये पिटना शुरू हो जाते हैं तो ममता बनर्जी का बिल्कुल पतन हो जाएगा। परंतु पतन जैसा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि उनके का साथ एक निश्चित मतदाता 34-35% है ही जो जाएगा ही, ये एक वजह, चूँकि मुस्लिम उनके साथ है। इसीलिए विपक्ष मजबूत है कि आरएसएस या बीजेपी को वास्तव में कोई पार्टी नहीं हरा पाई है अभी तक, ना कांग्रेस से भी मजबूत है, इंदिरा गांधी भी उनको नहीं खत्म कर पाई, नेहरू जी नहीं, जब बैन लगाया तो मजबूत होकर के आए। अगर आरएसएस को या बीजेपी को किसी ने भी मुकाबला किया हिंदुस्तान में तो इस्लाम ने किया है, मुस्लिम ने किया है। वो मुस्लिम जिसके साथ हो जाता है उसी में बराबर की टक्कर, वो मुस्लिम ममता बनर्जी की। इसलिए भाजपा की सरकार बन सकती है मामूली बहुमत से या जैसे भी, मगर ऐसा नहीं कि भाजपा टोटल लीड कर जाएगी, क्योंकि उधर भी मतदाता है सॉलिड। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका जो अभी तक आंकलन बैठा है उसमें आप ममता बनर्जी की एक बार फिर सरकार बनते हुए देख रहे हैं? नहीं, सरकार नहीं देख रहे, बहुत टफ फाइट होगी। टफ फाइट है, लेकिन टफ फाइट में कांग्रेस के स्टार्टिंग में आप बोल रहे थे ना इस चीज को कि मतलब बनेगी नहीं, सरकार ने टफ फाइट है, ममता बनर्जी की सीट फंसी। अब दोनों में कौन जीतता है ये बाह्य कारण होंगे कि कौन, जो जैसे 10 एमएलए जीत के आते किसके साथ जाते हैं। सुरक्षित मत करिए, जनता को सही बताइए, ममता बनेगी या बीजेपी? मैं बीजेपी को कह रहा हूँ, आप बताइए किसकी बनेगी। हमारे अंदाज से बहुत क्लोज फाइट है, बहुत क्लोज, ये सेकंड राउंड वाले। कुछ आइडिया दे दीजिए, कुछ आइडिया अगर ममता बनर्जी के समर्थक दोपहर बाद पिटने शुरू हो गए, उनका मुकाबला हो गया बाहुबलियों से, तो ममता बनर्जी बुरी तरह से हारेगी। ममता बनर्जी बुरी तरह से हार जाएगी, डेटा निकल कर आएगा ना, क्योंकि वहां पे जो दबंग, आप समझ लीजिए वहां आज से नहीं बहुत पहले से आलू बटते थे और आलू लोग बनाना जानते हैं। क्लियर आइडिया, थोड़ा कुछ एक आइडिया दे दीजिए ताकि 4 मई को यहाँ पर आप दोनों को बैठाएं। तो मेरा अंदाजा है कि लगभग 220 से 230 तक बीजेपी के उसके बीच में रहेगी, ममता बनर्जी भी इसी के आसपास रहेगी, 2-4 सीटें ममता बनर्जी की ज्यादा हो सकती। ठीक है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि 4 मई को आपको भी हम बैठाएंगे और आलोक जी आपको भी आप बैठाएंगे, देखेंगे कि किसकी चीजें। बिल्कुल, इसीलिए आलोक जी बहुत कॉन्फिडेंट जो है नजर भी आ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय जी आपका भी, आलोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।